नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान अर्थात राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जब बात करते हैं अपन तो सबसे पहले आता है इनके जो डिवाइडेशन है या इनका जो विभाजन है वो कि राजस्थान में कितने फिजिकल डिविजन्स हैं वो माने जाते हैं या राजस्थान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में सामान्यतः अपन पढ़ते हैं राजस्थान के जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो 4 भागों में बटे हुए हैं, जिनका जो मेन बेसिस है या जो मुख्य आधार है वो रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट को माना गया है। यानी इन दो बेस पे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब इसमें मुख्यतः जो उच्चाउच्च वाला पार्ट है यानी जो रिलीफ फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग एक तो वो भाग हैं जो सबसे नीचे भाग हैं, जिनको जनरली अपन डिफाइन करते हैं मैदानी भाग के रूप में, यानी जो प्लेन एरियाज हैं। इसके बाद में इससे जो ऊपर भाग हैं जिन्हें हम डिफाइन करते हैं हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार के रूप में। इसके बाद में इससे अधिक हाइट वाले जो पोर्शन है जिनको अपन डिफाइन करते हैं राजस्थान के अंदर माउंटेन या अरावली माउंटेन के रूप में, पर्वतमाला या उसको नाम देते हैं अपन अरावली पर्वतमाला। तो सामान्यतः आप देख रहे हैं इसमें रिलीफ फीचर्स या धरातलीय उच्चावच का इंपॉर्टेंस माना जाता है इस क्लासिफिकेशन में। तो राजस्थान के ये वाले जो 4 भौतिक प्रदेश हैं ये मुख्यतः रिलीफ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्थात उच्चावचीय आधार पे। दूसरा है मैदान के ही इक्वल एक पार्ट माना जाता है जहां का क्लाइमेट होता है एरिड क्लाइमेट अर्थात शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु का मीनिंग है कि वो डेजर्ट के रूप में डिफाइन होगा, और शुष्क जलवायु इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां रेनफॉल कम है। तो इसका मीनिंग जो एक अलग भौतिक प्रदेश है डेजर्ट या मरुस्थल वाला पार्ट, वो मुख्यतः क्लाइमेट के बेसिस पे जलवायु के आधार पे अलग से डिफाइन किया गया है। तो राजस्थान को टोटल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जाम में आंसर रहेगा आपका 4, जिसमें मुख्यतः जो 3 है यानी माउंटेन पार्ट, प्लेट्यू पार्ट एंड जो प्लेन एरिया, ये रिलीफ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आपका जो डेजर्ट वाला पोर्शन है ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, जलवायु के ऊपर आधारित है। अर्थात राजस्थान है वो 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है जिसका बेस रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट को माना जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की एक सामान्य जानकारी आती है, एक जनरल स्टडी आती है। सबसे पहले अपन उसको कवर करेंगे, जिसमें राजस्थान के अलग अलग फिजिकल डिविजन्स के एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के जो कवर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके द्वारा उन जिलों के बारे में, और उनकी सोइल स्ट्रक्चर क्या है, मिट्टी किस प्रकार की है, और उन फिजिकल पार्ट्स की अपनी इंडिविजुअल क्लाइमेट कैसी है, इन सब की एक सामान्य जानकारी या एक फैक्चुअल नॉलेज है वो अपन एक डायग्राम या यूं कह सकते हैं टेबलिक फॉर्मेट में हम देखेंगे, जहां से कई बार प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। तो सामान्यतः राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग की ओर है, और उसको नाम दिया गया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। उसके बाद में जो दूसरा भौतिक प्रदेश है जो कि माउंटेन के रूप में है, राजस्थान में जो रिलीफ फीचर्स है उसमें मैक्सिमम हाइट वाला जो फिजिकल डिवीजन है वो अरावली को माना जाता है। अरावली के बाद में जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि नदियों के द्वारा जो एलुवियल सॉइल होती है उसके डिपोजिशन से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से जिस भाग का निर्माण हुआ है उसे पूर्वी मैदान के रूप में डिफाइन करेंगे अपन। और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जो कि मुख्यतः हाड़ौती के रूप में या अपन राजस्थान में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में जिसको डिफाइन करते हैं। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं जिसमें एक माउंटेन है अरावली, उससे नीचे एक प्लेट्यू है हाड़ौती, और उससे नीचे और फर्टाइल जो लैंड है उसको कहते हैं राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन, और जिसकी फर्टिलिटी कम है, वर्षा की मात्रा कम है, वो राजस्थान का है उत्तरी पश्चिमी डेजर्ट पार्ट। तो राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों के नाम आपको कम से कम याद होने चाहिए। अब इनका जो जनरल स्टडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सोइल के अकॉर्डिंग और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो हम देखते हैं। तो उसमें
एक तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनके नाम आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो वेस्टर्न पार्ट की ओर है वो डेजर्ट, डेजर्ट के ईस्ट की ओर चलेंगे अपन अरावली, अरावली के ईस्ट में चलेंगे अपन तो ईस्टर्न प्लेन, और राजस्थान के सदर्न ईस्टर्न की ओर चलेंगे तो हाड़ौती प्रदेश या माल प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू पोर्शन या प्लेट्यू फिजिकल पार्ट। अब इनमें इनके जो एरिया है वो कितने कितने हैं, तो ये चारों पोर्शन मिलकर राजस्थान को बनाते हैं। तो ये तो तय हो गया कि चारों भाग मिलके 100% हैं। अब उसमें अकेला डेजर्ट देखा जाए तो वो कितना है, अरावली का पार्ट कितना है, पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन कितना है, और हाड़ौती या माल रीजन है ये कितना है। तो इसको अपन एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि एक बार के लिए ये वाला जो पार्ट है ये राजस्थान मानिएगा आप, जिसमें राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है अर्थात अरावली को छोड़ के इधर वाला भाग, वो टोटल राजस्थान के एरिया में 61.11% पार्ट। अब इस 61 को जीरो के राउंड फिगर में लाने के लिए, जीरो का राउंड फिगर लाने का मीनिंग है 70 तक लाने के लिए अपने को कितने चाहिए, उतना एरिया अरावली का रहेगा। तो 61 को 70 के जीरो फिगर में लाने के लिए 9% की रिक्वायर्ड हमें है, तो वो 9% कौन लेकर आएगी, अरावली। और जब आप दो फिजिकल डिवीजन का एरिया देख चुके हैं 61 और उसको जीरो फिगर में कन्वर्ट करने वाली अरावली मींस 9%, तो नेक्स्ट वाला जो फिजिकल डिवीजन आपका होगा उसमें अपन बोलेंगे कि हमने पहले दो फिजिकल डिवीजन देखे हैं और उसके बाद में तीसरा पढ़ेंगे अर्थात 23% पार्ट, और लास्ट में आपका 100 में से बचा हुआ हाड़ौती वाला पार्ट यानी 61 और 9 70 और 70 के बाद में 23 मींस अप्रोक्सीमेट 93। 93 के बाद में 7% आपका शेष बचता है, लेकिन उसमें से भी 0.11 यहाँ आ चुका है। तो लास्ट वाला जो फिजिकल डिवीजन होगा ये सिर्फ 6.89। राजस्थान का सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है यानी स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान वो हाड़ौती को माना जाता है, जबकि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो राजस्थान का नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, उसको माना जाता है। तो इसी के अपन ने इस टेबुलिक फॉर्मेट में जो एरिया है वो 61.11, इसको जीरो फिगर में कन्वर्ट यानी 70 में कन्वर्ट करने के लिए अरावली 9%। जब ये दो हो चुके होते हैं तब लिखेंगे अपन 2 और तीसरा आ चुका है तो थर्ड, तो 2 और 3 यानी 23% भाग पे है ईस्टर्न जो प्लेन पार्ट है, पूर्वी मैदानी भाग है, और लास्ट वाला जो आपका है हाड़ौती के रूप में वो अप्रोक्सीमेट 7% पार्ट। उसके बाद में पॉपुलेशन या यहाँ की जनसंख्या के ऊपर बात होती है, तो आगे वाले जो दो पोर्शन है वो कहते हैं हमें एरिया में केवल आप लोगों ने 30% दिया जबकि आप लोगों ने इधर वालों ने 70 लिया है। तो नेक्स्ट पॉपुलेशन की बात ये करते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि हम 50% पॉपुलेशन कवर करेंगे, जबकि आप लोग इधर वाले जो दो फिजिकल डिवीजन है आप लोग भी 50 रखिएगा, क्योंकि एरिया में आप लोगों ने ज्यादा लिया है। तो हम पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होने देंगे कि 50 हमारे पास होगी और 50 आप लोगों के पास, और ये 50 है उसमें से अकेला डेजर्ट लेके अपने पास कितनी रखता है 40%, तो रिमेनिंग पार्ट किसके पास होगा, अरावली यानी 10%। फिर नेक्स्ट में आगे की ओर चलेंगे तो 40 में से एक लेस कर दीजिए 39, और यहाँ पे 10% में एक ऐड कर दीजिए यानी 11%। तो आपको ये याद रखना है पहले तो दोनों में 50-50 करनी है, जिसमें अकेली डेजर्ट के पास 40%, तो पास वाले के पास रिमेनिंग पार्ट अर्थात 10%, और आगे जब लेके जाएंगे तो 40 का एक कम करना है और 10 का आपको एक बढ़ाना है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो फिजिकल डिवीजन है ये इंडिविजुअल राजस्थान के कितने जिलों को कवर करते हैं, अर्थात कितने जिलों में ये फैले हुए हैं। जैसे मरुस्थलीय भाग है कितने डिस्ट्रिक्ट में या कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो इसमें आंसर आता है अपने राजस्थान के 12 जिलों को। इसका मीनिंग ये है कि राजस्थान के जो अरावली के जो वेस्ट वाला पार्ट है ये मोस्टली डेजर्ट का पार्ट, ये मरुस्थल का भाग है। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें आंसर रहता है 13 जिले। इसका मीनिंग डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट तो अपने 12 ही माने गए हैं, तो एक ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट नहीं होता,
तो उसमें आंसर रहता है आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो दो तरीके से क्वेश्चन अप्लाई हो सकते हैं कि राजस्थान में अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन या पश्चिमी भाग में कितने जिले हैं, देन आंसर आपको क्या देना है, 13 डिस्ट्रिक्ट। और एक पूछा जाए अरावली के पश्चिम में जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, मरुस्थलीय जिले, उनकी संख्या कितनी है। इसका मीनिंग उन 13 डिस्ट्रिक्ट में, 13 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट सिरोही है जो डेजर्ट के पार्ट में काउंट नहीं होता, अर्थात मरुस्थलीय जिलों में आएंगे केवल 12, और अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन में आंसर आपका क्या रहेगा, 13 या 13। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का जो हाड़ौती पार्ट है, जो अप्रोक्सीमेट 7% एरिया में है। इसका एक्सटेंशन 7 डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है, 7 जिलों में माना जाता है। उसके बाद में इसमें 3 और जोड़िए, +3 करोगे तो मैदानी भाग का एरिया आ जाएगा कि 10 डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके नेक्स्ट में अपन आते हैं तो +3 या -3, तो 10 में +3 करेंगे 13 और -3 करेंगे तो मेनली ये 7 डिस्ट्रिक्ट में माना गया है, मुख्यतः 7 जिलों में माना गया है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन अरावली के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आता है तो आंसर यही रहेगा, और ये नहीं आएगा तो फिर बाद में 13 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अपनी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें एक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उस हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक्स के अकॉर्डिंग मेनली अरावली को 7 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंट माना गया है, विस्तृत माना गया है। तो मुख्यतः अगर 7 जिले ऑप्शन में है तो आंसर अपना 7 डिस्ट्रिक्ट की लिया जाएगा, और अगर 7 और 13 दोनों ऑप्शन में है तो भी फिर अपने को 7 ही लेना है। लेकिन ये 7 ऑप्शन में नहीं होने पे उस कंडीशन में अपने 13 डिस्ट्रिक्ट वाला आंसर सही मानना है। हालांकि अरावली वाला जो है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं, बहुत सारे विवाद हैं। इसमें कई बार अरावली को 12 डिस्ट्रिक्ट 12 जिलों में माना गया है, कई बार 13 डिस्ट्रिक्ट में, और कई बार इसको 7 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें आंसर कई तरीके से लिए जाते हैं। बाकी जो फिजिकल डिवीजन है उनमें जैसा आपको लिखवाया हुआ है सिंगल डिजिट, वो आपको याद रखना है। याद आप पहले डेजर्ट से करें, डेजर्ट 12 डिस्ट्रिक्ट या 12 जिलों में विस्तृत है, बाद में उस साइड से 7 +3 10, फिर +3 या -3, यानी 10 में 3 ऐड कीजिए या उसमें से लेस करना है, घटाना है अपने को। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की, यानी इस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मोस्टली राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पार्ट है जहां सैंड स्टोन पाया जाता है, उस सैंड स्टोन के इरोजन या अपर्दन के कारण उस भाग में पाई जाने वाली जो सॉइल या मिट्टी है उसको नाम दिया जाता है सैंडी सॉइल या बलुआ मिट्टी के रूप में। दूसरा अरावली माउंटेन है, तो माउंटेन पार्ट में पाई जाने वाली मिट्टी को एक तो माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टियों में सामान्यतः एग्रीकल्चर नहीं होती या बहुत कम होती है। पर्वतों के ऊपर सामान्यतः आप जो देखते हैं वो वेजिटेशन या वनस्पति होती है। तो इन क्षेत्रों में वन अधिक पाए जाने के कारण उस सॉइल को अपन फॉरेस्ट सॉइल के नाम से या वन्य मिट्टी के नाम से भी डिफाइन करते हैं। तो अरावली के ऊपर पाई जाने वाली जो मिट्टी है ये अपने आप में माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल के रूप में डिफाइन होती है, अर्थात पर्वतीय मिट्टी और वन्य मिट्टी के रूप में। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है मैदानी भाग। मैदानी भाग में जल बहता है और बहते हुए जल के द्वारा जिस सॉइल का डिपोजिशन किया जाता है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, अर्थात कछारी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लास्ट जो हाड़ौती पठार है जिसका फॉर्मेशन ज्वालामुखी के लावे से अर्थात बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है, और जिन क्षेत्रों में मुख्यतः बेसाल्ट लावा पाया जाता है उसके इरोजन या अपर्दन के बाद उस साइड में जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होती है ब्लैक सॉइल। तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को ब्लैक सॉइल या इसको रेगुर सॉइल, या इसमें कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण अर्थात कॉटन का प्रोडक्शन अधिक होने के कारण इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो हाड़ौती की मिट्टी अपनी ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल के रूप में, प्लेन एरिया में अपनी एलुवियल सॉइल के रूप में, अरावली के अंदर अपनी माउंटेन सॉइल और वन अधिक होने के कारण फॉरेस्ट सॉइल, और स्टार्टिंग में जो डेजर्ट वाला पार्ट है वहां सैंडी सॉइल अधिक होती है। उसके बाद में हम चलते हैं इनके क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट में जनरली हम देखते हैं राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है अर्थात जो डेजर्ट वाला पार्ट है उसको क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एरिड डेजर्ट और थोड़ा बहुत ईस्ट की ओर आते हैं तो सेमी एरिड डेजर्ट,
अर्थात शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो उसी की तरीके से वहां के क्लाइमेट को भी डिफाइन किया जाता है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, अर्थात शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। और उसके बाद में आप आगे कंटिन्यू चलते हैं अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती की ओर। तो वर्षा की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जाएगी हाड़ौती की ओर, अर्थात झालावाड़ की ओर। तो उसमें अरावली है, वहां पे एवरेज से कम वर्षा है, तो इसको सब ह्यूमिड या उपाद्र वर्षा या उपाद्र जलवायु के नाम से जानते हैं। आगे मैदानी भाग में जाते हैं तो वहां एवरेज रेनफॉल है, जिसको ह्यूमिड क्लाइमेट अर्थात आर्द्र जलवायु के नाम से। और लास्ट वाले में एवरेज से अधिक वर्षा है, इसका मीनिंग उसको वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र के नाम से लिखा जाता है। मीनिंग ये हुआ कि डेजर्ट से और हाड़ौती की ओर कंटिन्यू जो आपके जलवायु प्रदेश हैं या जो क्लाइमेट रीजन है, उनको नाम दिया गया है रेनफॉल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग। जहां वर्षा कम है वो शुष्क और अर्ध शुष्क, जहां एवरेज से थोड़ी कम है तो उसको हमने कहा उपाद्र या सब ह्यूमिड, और जहां एवरेज बारिश है उसको ह्यूमिड, और एवरेज से अधिक है उसको वेरी ह्यूमिड अर्थात अति आर्द्र के नाम से जानते हैं। तो ये जनरल स्टडी है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, जो कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वो कितना परसेंट है, तो 61.11% पार्ट, जिसको कई बार डिवाइड बाई में यह भी लिखा जाता है 2/3। हालांकि इसका परसेंट है वो ज्यादा बनता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट में इसको सही माना जाता है, परसेंटेज वाइज इसको माना जाएगा 61.11%। एक ये क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो डेजर्ट पोर्शन है वो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो उसमें आंसर रहता है अपने 12 डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद में राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उनको हम इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वो लेंगे अपन राजस्थान का नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट अर्थात उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में फर्स्ट पार्ट है नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। तो इसमें फर्स्ट लाइन तो इस डेजर्ट को किस नाम से हम जानते हैं, तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिम की ओर जो मरुस्थल है उसको इंडियन ज्योग्राफी में जनरली हम कहते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का महान मरुस्थल। और इसको राजस्थान के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं थार डेजर्ट के नाम से। तो सामान्य तौर पे अगर पूछा जाए कि इस मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका जो नाम होगा वो रहेगा थार डेजर्ट। तो राजस्थान डेजर्ट रीजन इज नोन एज थार डेजर्ट। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय प्रदेश है उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, या थार प्रदेश के नाम से इसको डिफाइन करते हैं, अपन परिभाषित करते हैं। दूसरा है इसका जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड, यानी कोई भी फिजिकल डिवीजन है या कोई भी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, वो चाहे अपना शरीर हो चाहे इस पृथ्वी का कोई भी पार्ट हो, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड में उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसका फॉर्मेशन टाइम पीरियड क्या है। तो ऐसा राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण काल क्या है, तो उसके निर्माण के बारे में बताया जाता है कि टर्सरी टाइम पीरियड जो आपके जीटीएस वाले पार्ट में आएगा, यानी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उस टॉपिक में आप पढ़ते हैं, तो ये टाइम स्केल आती है ज्योग्राफी के अंदर। तो उसमें डेजर्ट का जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड है उसमें माना गया एक तो टर्सरी टाइम पीरियड और एक जो क्वार्टनरी पीरियड है, यानी जो चतुर्थ युग है उसका प्राइमरी पोर्शन, यानी चौथे युग का जो प्राइमरी पोर्शन है जिसको नाम दिया गया है प्लीस्टोसिन पार्ट। तो राजस्थान के मरुस्थल का जो निर्माण है वो एक तो टर्सरी टाइम पीरियड में और एक दूसरा जो क्वार्टनरी पीरियड है उसके प्राइमरी पोर्शन अर्थात प्लीस्टोसिन पार्ट में हुआ है। जो टर्सरी वाला है ये इसमें मेन माना जाता है। तो डेजर्ट का अगर फॉर्मेशन टाइम पीरियड पूछा जाए तो आंसर रहेगा आपका टर्सरी पीरियड या टर्सरी काल। अब निर्माण के बाद में डेजर्ट का अपना एक एक्सटेंशन या इसका एक विस्तार है, तो ये कितने पोर्शन में लेंथ वाइज, ब्रीथ या चौड़ाई के अकॉर्डिंग, या एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में सामान्यतः जो मरुस्थल की लंबाई मानी जाती है 640 किलोमीटर, जो कि अपन डायग्राम में इस तरीके से देख सकते हैं कि अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन में पश्चिमी भाग में जो टोटल डेजर्ट की लेंथ है यह 640 किलोमीटर।
और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रीथ है, वो माना जाता है अप्रोक्सीमेट इसका हाफ, अप्रोक्सीमेट हाफ। वैसे हाफ तो 320 होता है, अप्रोक्सीमेट हाफ लेंगे अपन लगभग 300 किलोमीटर। तो ये डेजर्ट की चौड़ाई है। और डेजर्ट का जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो माना जाता है 200 से 200 टू 300, ये डिजिट है, ये मीटर में रहता है। और इसको भी फिर वापस इसका भी एवरेज निकाल के अपन बोल सकते हैं 250 मीटर्स में। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसकी औसत ऊंचाई या जो एवरेज हाइट है वो 250 मीटर्स है, या स्केल में बोलें तो 200 से 300 मीटर के बीच में है। तो अपन इसमें ले सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लेंथ वाइज 640 किलोमीटर, ब्रीथ वाइज 300 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट 200 टू 300 मीटर्स के अकॉर्डिंग। अब राजस्थान के मरुस्थल के विस्तार के बाद बात करेंगे हम मरुस्थल का जो स्लोप या जो ढाल बनता है उसकी। स्लोप ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का ढाल। तो मरुस्थल के ढाल का मीनिंग है कि राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पोर्शन है उसमें ड्रेनेज सिस्टम आपका किस डायरेक्शन में जाता है। ड्रेनेज सिस्टम यानी हमारे यहाँ की जो नदियां हैं या हमारे यहाँ का जो अपवाह तंत्र है वो किस तरीके से बहता है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। तो आमतौर पे अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर बहने वाली जो रिवर्स हैं, जिसमें मुख्यतः टारगेट करेंगे जो नॉर्थ और वेस्ट की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं उनको, यानी उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली जो मेन रिवर्स हैं, जिसमें अरावली से निकलने वाली एक रिवर है जो इस साइड में गुजरात की ओर जाती है जिसका नाम है लूनी रिवर, या इस साइड में जो हिमालय रेंज या हिमालय श्रेणी है उसमें सदर्न पार्ट में है शिवालिक। शिवालिक रेंज से राजस्थान की ओर आने वाली और पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो रिवर है उसका नाम है घग्गर रिवर। तो इन रिवर्स को अगर आप लेके एक साइड में और उनको अगर डिवाइड करके देखें डायरेक्शन वाइज, तो राजस्थान का जो स्लोप है ये आपको पता लग जाएगा डेजर्ट की ओर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी ढाल है इसका वो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो इसमें आपका स्लोप ऑफ जो डेजर्ट है वो लिखा गया है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डेजर्ट में स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का अध्ययन। तो जनरली अपन मरुस्थल का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। एक तो राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में जब आप जाते हैं तो वहां पे वर्षा की मात्रा बहुत कम है, जहां सामान्यतः सैंड ड्यून अर्थात बालूकाई स्तूप आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे थोड़ा आप ईस्ट की ओर आते हैं अर्थात अरावली के जस्ट वेस्ट की ओर, अरावली के पश्चिम की ओर, राजस्थान के पश्चिम की ओर नहीं, अरावली के जस्ट वेस्ट की ओर, तो वो वाला पोर्शन होता है आपका सेमी एरिड डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो डेजर्ट को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसमें बेस लिया जाता है रेनफॉल या वर्षा की मात्रा को। तो डेजर्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डेजर्ट के कितने भाग बनते हैं? 2 भाग, जिसमें एक होता है आपका ये वाला पोर्शन एरिड और उसको दूसरा नाम दिया जाता है राठी डिवीजन के नाम से या राठी रीजन के नाम से। अब इसका मीनिंग क्या है शुष्क मरुस्थल का या राठी प्रदेश का? सामान्यतः इसका मीनिंग हम लेते हैं, आपको पहले भी ये बताया था मैंने, राजस्थान के कुछ ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो वर्ड्स मैंने आपको करवाए थे लास्ट टॉपिक में, उसमें बताया था कि राजस्थान के उत्तर और पश्चिम का जो भाग है जहां लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, उस एरिया को नाम दिया जाता है एरिड और राठी रीजन। तो इसमें यही इसकी डेफिनेशन है कि जहां 0 टू 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है उस फिजिकल डिवीजन को राठी या एरिड डेजर्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। दूसरा पार्ट बी पोर्शन है जो कि सेमी एरिड और बांगड़ के नाम से डिफाइन होता है अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर वर्षा का जो स्केल है वो डबल होता है पहले वाले से 25 टू 50 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग है इनकी डेफिनेशन जो होगी
वो रेनफॉल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है, वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग होती है। जैसे स्टार्टिंग वाले को अपन ने एरिड बोला तो वर्षा की मात्रा कम है, जिसको हमने सेमी एरिड बोला उसमें वर्षा की मात्रा पहले वाले से डबल है। अब इनमें स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले जो मेजर पार्ट है एरिड डेजर्ट उसको, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपन सेमी एरिड वाले पार्ट को। तो सामान्यतः जो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट यानी जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के डेजर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो एरिड डेजर्ट एरिया और दूसरा होता है सेमी एरिड डेजर्ट या बांगर्ड रीजन। बांगर या बांगर्ड रीजन के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। बांगर्ड रीजन वाला जो पार्ट है ये 25 से लेके अरावली तक अर्थात 50 सेंटीमीटर के बीच लोकेटेड माना जाता है, के मध्य स्थित माना जाता है। तो इसमें नीचे एक लाइन आपके लिखी हुई है कि 25 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है या जो आइसो हाइट्स है ये राजस्थान के डेजर्ट पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। हालांकि ये जो दोनों पार्ट्स हैं एरिड और सेमी एरिड पार्ट, ये दोनों इक्वल नहीं होते, अर्थात इन दोनों का एरिया एक जैसा नहीं है। इसमें जो एरिड डेजर्ट वाला पोर्शन है उसका एरिया ज्यादा माना जाता है, जबकि जो सेमी एरिड वाला जो पार्ट है, हालांकि ये देखने में आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं, जबकि सामान्यतः इसका जो एरिया है ये एरिड डेजर्ट की तुलना में कम होता है। तो इसमें लिखा है अपन ने कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है कौन, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट्स, और वो 2 भाग कौन से हैं, एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट, शुष्क और अर्ध शुष्क भाग। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट की तो इसका मीनिंग रहेगा इट डिवाइड्स द डेजर्ट इनटू 2 पार्ट्स विच आर ड्राई डेजर्ट एंड सेमी एरिड डेजर्ट के रूप में। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो एरिड डेजर्ट वाला पार्ट है या जो राठी रीजन के नाम से डिफाइन होता है, शुष्क मरुस्थल के नाम से या राठी प्रदेश के नाम से। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें जो वर्षा की मात्रा या जो रेनफॉल स्केल है उसको बेस माना जाता है। तो इसमें रहेगा अपना लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन नॉन एज राठी रीजन। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है उसे राठी प्रदेश या राठी क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है जो एरिड डेजर्ट है, इसको वापस अध्ययन की दृष्टि से अपन 2 भागों में बांटते हैं। इसका मीनिंग है एरिड डेजर्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऐसा क्यों किया जाता है, तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कोई व्यक्ति एरिड डेजर्ट की ओर गया है और वो वहां की अगर स्टडी करता है, अध्ययन अगर करता है, तो उसको वहां 2 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती हैं। एरिड डेजर्ट में एक एरिया में तो उसको सैंड ड्यून या बालू का स्तूप दिखाई देते हैं, और दूसरा पार्ट ऐसा है जहां उसको सैंड ड्यून नहीं दिखाई देंगे, अर्थात बालू का स्तूप नहीं दिखाई देते। तो सामान्य तौर पे आप जब एरिड डेजर्ट का नाम सुनते हैं, शुष्क मरुस्थल का नाम जैसे ही सुनते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ रेत के टीले या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो आप जैसे ही जैसलमेर की ओर जाके देखेंगे तो वहां आपको सैंड ड्यून अर्थात बालू का स्तूप दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा एरिया भी होता है जहां रेत के टीले आपको नहीं दिखाई दे हों, बालू का स्तूप वहां नहीं दिखाई दें, तो उस एरिया को आप क्या कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एरिड जो डेजर्ट है उसको पुणे जो 2 भागों में बांटा गया है, उसमें एक है आपका विद सैंड ड्यून एरिया और एक है विदाउट सैंड ड्यून एरिया। तो एरिड डेजर्ट को या शुष्क मरुस्थल को अगर हम टारगेट करते हैं तो इसको वापस अध्ययन के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें एक विदाउट सैंड ड्यून जिसको कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त एरिया, अर्थात जहां रेत के टीले नहीं पाए जाते। अगर एरिड डेजर्ट की अपन स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं तो इस पोर्शन को अपने आप में रिसर्च में कितना % मानेंगे अपन, 100%, जिसमें से जो विदाउट सैंड ड्यून्स एरिया है वो 41.5 अर्थात 41.5% भाग। तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है दूसरा है, क्योंकि जब 2 ही पार्ट हों और उनका दोनों का एरिया मिला के टोटल 100% बोला गया है, तो आपको सिर्फ परसेंटेज एक का याद करना है। मोस्ट ऑफ एरिया वो विद सैंड ड्यून्स एरिया के रूप में अर्थात बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में डिफाइन होता है, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो विद सैंड ड्यून्स एरिया है ये 58.5%। ये भी जनरली कई बार
फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान में एरिड डेजर्ट का कितना पोर्शन विद सैंड ड्यून है, बालू का स्तूप युक्त है, तो लगभग 58.5%, और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी 41.5 वो विदाउट सैंड ड्यून एरिया है। अब बालू का स्तूप क्यों है, ये तो लगभग स्टूडेंट को ध्यान है कि उस एरिया में विंड्स हैं जिनके साथ जो सैंड है वो चलती है, मिट्टी चलती है, और उसका डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन या तो जो विंड्स की स्पीड धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, या उसके सामने कोई बैरियर या कोई अवरोध आ जाता है, तो जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो सोइल का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती हैं। देन जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होती है, तब जो बनने वाली स्थलाकृति होती है उसको हम बालू का स्तूप कहते हैं। लेकिन डेजर्ट का बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहां सैंड ड्यून्स नहीं बनते। तो सैंड ड्यून्स क्यों नहीं बनते, तो उसके पीछे हम ये तो नहीं कह सकते कि उस क्षेत्र में हवा नहीं है, हवा तो सामान्य लगभग हर जगह ही है, लेकिन उस विंड्स के साथ सोइल प्रेजेंट नहीं होती, उस पवन के साथ मिट्टी उपस्थित नहीं होती। तो मिट्टी उपस्थित नहीं होती तो उसका डिपोजिशन या निक्षेपण भी नहीं हो पाता। तो पवन के साथ मिट्टी क्यों नहीं है, क्योंकि उस एरिया का जो पार्ट है वो मोस्टली रॉकी डेजर्ट के रूप में है, अर्थात पथरीले मरुस्थल के रूप में है। तो विदाउट जो सैंड ड्यून एरिया उसका रीजन है या उसका मेन कॉज है कि रॉकी डेजर्ट। अब रॉकी डेजर्ट को ज्योग्राफी में एक शब्द के द्वारा डिफाइन करते हैं जिसका नाम है हमादा। तो रॉकी डेजर्ट नॉन एज हमादा, पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। अब इसका एरिया जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमादा राजस्थान के मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो राजस्थान का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट या जहां डेजर्ट का मैक्सिमम एरिया है उस डिस्ट्रिक्ट में यह सर्वाधिक पाया जाता है। हालांकि जैसलमेर इतना बड़ा है कि वहां विदाउट सैंड ड्यून एरिया अर्थात हमादा और रॉकी डेजर्ट भी मैक्सिमम है, और वहां पे राजस्थान में सैंड ड्यून वाला जो पार्ट है वो भी मैक्सिमम माना जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में पथरीला मरुस्थल हमादा सर्वाधिक जैसलमेर में है, और जहां सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो भी सर्वाधिक एरिया वाइज जैसलमेर में है। तो इसके मेन एरिया कौन कौन से हैं, यहां से आपके मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है हमादा के ऊपर। 15 वर्ड्स या 15 शब्दों के ऊपर हमादा को डिफाइन करना हो तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो डेफिनेशन आपकी वहां से होगी कि एरी डेजर्ट का जो पार्ट है उसमें जो रॉकी डेजर्ट है उसको हमादा कहा जाता है। तो इन एरी डेजर्ट पार्ट रॉकी डेजर्ट इज नॉन एज हमादा, और उसका जो एक्सटेंट एरिया या विस्तार का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला पार्ट माना जाता है। तो इसमें हमादा वाला जो पार्ट है उसके बारे में एरिया लिखा गया है, मैक्सिमम जैसलमेर, सर्वाधिक जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर में कुछ विशेष एरिया इसमें इंडिकेट किए गए हैं, जैसे एक तो आपका न्यूक्लियर टेस्ट वाला पार्ट पोखरन, एक आता है इसमें लोधरवा, उसके बाद में एक आता है रामगढ़। तो ये वाले जो पार्ट है जो कि मेनली रॉकी डेजर्ट के रूप में या हमादा रीजन है उसको लेकर प्रसिद्ध या फेमस माने जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है सैंड ड्यून वाला पार्ट, मींस सैंड ड्यून डेजर्ट वाला जो पोर्शन है 58.5% वाला जो पार्ट है, उसमें जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसके बनने का एक तो रीजन क्या है। तो उसके डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हेन द विंड डिपॉजिट सोइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून्स। जब हवाओं के द्वारा या पवन के द्वारा मिट्टी या सोइल का डिपोजिशन किया जाता है, मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, तो जो डिपोजिशन किया जाता है उससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ड्यून्स या बालू का स्तूप। अब वो स्ट्रक्चर किस प्रकार की आपको दिखती है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स माने जाते हैं कि इस प्रकार का दिखता है, यानी जो डिपॉजिट सोइल है उसके स्ट्रक्चर को देख के उसके टाइप्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है। एक आप ये ध्यान रखें कि बालू का स्तूप बनते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम किस एरिया में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्थर वाला जो डेजर्ट है हमादा वो जैसलमेर में है, और जैसलमेर काफी बड़ा होने के कारण यहाँ पे सैंड ड्यून भी मैक्सिमम है, अर्थात पत्थर वाला मरुस्थल भी अधिक है, और रेत वाला जो बालू का स्तूप है
वो भी यहाँ सर्वाधिक है। तो इसी में नेक्स्ट लाइन यही है, इन राजस्थान दिस सैंड ड्यून मैक्सिमम इन जैसलमेर, यानी राजस्थान में जो बालू का स्तूप है वो सामान्यतः किस एरिया में पाए जाते हैं अधिक, जैसलमेर की ओर। और ऑल टाइप सैंड ड्यून्स की बात अगर हो, यानी सभी प्रकार के बालू का स्तूप की अगर बात हो, तो ऑल टाइप सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे जोधपुर में। इसका मीनिंग यह है कि राजस्थान में जब बालू का टीलों की संख्या की अगर बात हो, अर्थात मैक्सिमम सैंड ड्यून की बात हो, तो आंसर आपका जैसलमेर रहता है। लेकिन बालू का स्तूप के ऑल टाइप्स या सभी प्रकार की बात हो, तो आंसर आपका जोधपुर रहता है। अब राजस्थान के जो मेन सैंड ड्यून है उनके बारे में मेंस में पूछा जा सकता है कि सैंड ड्यून मीन्स क्या होता है और उसके टाइप्स हैं या उसके प्रकार है, उनको डिफाइन कीजिए। तो सैंड ड्यून का मीनिंग क्या होता है ये तो आपको बता दिया कि जब पवन या हवा है सोइल डिपॉजिट करती है, तो उसके द्वारा जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है, निर्मित जो स्थलाकृति होती है, उसको सैंड ड्यून कहा जाता है। अब वो जमाव किस रूप में होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं अपन। तो इसमें अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून, बालू का स्तूप के प्रकार। तो इसमें एक प्रमुख प्रकार आता है क्रिस्चियन शेप, अर्थात अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किसको कहा जाता है? तो सामान्यतः हर एक जो डेफिनेशन होगी उसमें कुछ कॉमन वर्ड रहेंगे आपके, जैसे पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव, when the winds deposit soil then formed structure sand dune। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है जो सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में स्टार्टिंग में लिखी जाती है। उसके बाद में वो जो सोइल डिपोजिशन है वो किस स्ट्रक्चर में है, अर्थात जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव है वो क्रिस्चियन शेप में होता है, देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर किस रूप में डिफाइन होती है, बरखान के रूप में। यानी जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव है वो अर्धचंद्राकार रूप में होगा तो उनको बरखान सैंड ड्यून कहेंगे। और ये मेनली राजस्थान के शेखावाटी रीजन में चूरू की ओर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो बरखान का, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टार्टिंग वाले डेफिनेशन से मैच होता हुआ रहेगा। व्हेन द विंड डिपॉजिट सोइल इन क्रिस्चियन शेप देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बरखान। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में होता है तो बनने वाली स्थलाकृति को सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, बरखान के रूप में। और ये राजस्थान में सर्वाधिक चूरू की ओर पाए जाते हैं। बरखान का बड़ा नुकसान ये है कि ये ज्यादा स्पीड से आगे की ओर गति करते हैं, जिस कारण डेजर्टिफिकेशन है वो तेजी से होता है। अर्थात मरुस्थलीकरण सर्वाधिक तेजी से करने वाले जो बालू का स्तूप हैं वो बरखान को माना जाता है। यानी इनका जो शिफ्टिंग स्पीड है, आगे की ओर चलना, वो सबसे तेज गति से होता है। और राजस्थान में इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो डेजर्ट से और इस साइड वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं, यानी शेखावाटी वाले एरिया में। और इसमें भी जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है। तो जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं, यानी जो मरुस्थल के डेजर्टिफिकेशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वो बालू का स्तूप बरखान को माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, बरखान जनरली इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस साइड वाला जो पार्ट है, जिस साइड से अपने विंड्स आती है, ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसको सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, उत्तल भाग। और आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसमें दो नुकीले पार्ट होते हैं, ये वाला दबा हुआ हिस्सा होता है और इस वाले भाग को कहते हैं अपन अवतल भाग। और इसे डायग्राम को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे विंड डायरेक्शन ये होती है तो बरखान का जो नुकीला भाग या जो इसकी आर्म्स होती हैं, इसकी जो भुजाएं होती हैं, वो विंड डायरेक्शन में ही होती है इस साइड में। और आगे वाला जो पोर्शन है ये दबा हुआ भाग होता है, जबकि विंड डायरेक्शन की ओर से भाग इसका उठा हुआ होता है। और इसकी जो टोटल चौड़ाई है, इसकी जो टोटल ब्रीथ है, वो मानी जाती है 100 to 200 मीटर्स के आसपास। और इस सैंड ड्यून्स की जो हाइट ली गई है, अर्थात इसका ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये माना जाता है 10 to 20 मीटर्स। यानी इसकी चौड़ाई वाले पोर्शन में से अगर आप एक एक जीरो निकालते हैं तो बचेगा आपका 10 और 20 मीटर्स। तो हाइट है 10 से 20 मीटर और इसकी चौड़ाई है 100 से 200 मीटर के आसपास। इसके बाद में हम देखते हैं
सैंड ड्यून के जो अदर टाइप्स हैं, जिसमें सेकंड है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून अर्थात अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में भी वही है, जब पवन के द्वारा सोइल का डिपोजिशन होता है, मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण इसलिए या इस तरीके से होता है कि उसके सामने कोई बैरियर आता है, विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे कोई बैरियर आता है, अवरोध आता है, और उस अवरोध के पास में मिट्टी का जमाव होता है जो कि विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे माना जाता है। तो जब विंड्स सोइल का डिपोजिशन है वो राइट एंगल पे करती हैं, देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रांसवर्स। तो बनने वाली जो स्थलाकृति है बालू का स्तूप है उनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स आंसर आप तभी देंगे जब आपके क्वेश्चन में समकोण या राइट एंगल पे सोइल डिपोजिशन माना जाता है। और इस प्रकार के जो सैंड ड्यून हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर की ओर पाए जाते हैं। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में वो कीवर्ड याद रखना है या थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको वो कीवर्ड लिखना है जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपका जो आंसर चेक करेगा उसमें उसी कीवर्ड को देखेगा। तो क्रिसेंट शेप वाले में क्या था या बरखान वाले में क्या था, अर्धचंद्राकार, और इसमें क्या है आपका जो कीवर्ड है वो है राइट एंगल के ऊपर सोइल डिपोजिशन। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, या जिनको सामान्यतः अपन लीनियर सैंड ड्यून्स अर्थात रेखीय बालू का स्तूप के रूप में भी डिफाइन करते हैं। यानी जो लाइनर सैंड ड्यून्स हैं उसके रूप में भी इनको परिभाषित किया जाता है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं, यानी जिसमें विंड्स के द्वारा सोइल डिपोजिशन है वो लॉन्गिट्यूडनल किया जाता है, समानांतर किया जाता है हवाओं के। देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइनर या लीनियर सैंड ड्यून्स और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, और ये मैक्सिमम राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो इसमें कीवर्ड रहेगा आपका पैरेलल या लॉन्गिट्यूडनल। तो हर एक सैंड ड्यून है उसमें अभी तक अपन ने कुछ न कुछ कीवर्ड देखा है, जैसे क्रिसेंट शेप है वो डिफाइन होते हैं बरखान के रूप में, जिसमें सोइल डिपोजिशन है वो राइट एंगल पे होता है तो उसको डिफाइन करते हैं अपन ट्रांसवर्स के रूप में, और जिसमें विंड्स के द्वारा सोइल डिपोजिशन विंड डायरेक्शन के पैरेलल होता है उसे हम डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल के रूप में। यानी यहाँ सिर्फ कीवर्ड रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लिखना चाहें तो पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव समानांतर या पैरेलल होता है तो उसको रेखीय कहा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर की ओर है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट एंगल पे बनने वाला यानी समकोण पे बनने वाला, और जो विंड डायरेक्शन में बनते हैं यानी हवा की दिशा में बनते हैं वो ये बालू का स्तूप होते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये जो विंड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बनने वाले, जैसे इस साइड में भी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो विंड डायरेक्शन में बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टार टाइप सैंड ड्यून अर्थात तारानुमा बालू का स्तूप। तो जो तारानुमा बालू का स्तूप है वो आता है मुख्यतः अपने जैसलमेर वाले पार्ट की ओर, और राजस्थान के नदन पार्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर उसका एक पार्ट आता है सूरतगढ़। उस सूरतगढ़ वाले पार्ट के पास जब इरेगुलर विंड्स यानी अस्थायी पवनें या अनिश्चित हवाएं चलती हैं, यानी जिनके चलने की डायरेक्शन या दिशा फिक्स नहीं होती, उसको कहा जाता है अनिश्चित हवाओं के द्वारा, या जो जिनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है या अनियमित हवाएं। तो वो अनियमित हवाएं इस प्रकार का सोइल डिपोजिशन करती हैं जिसमें 3 और मोर देन 3 आर्म्स होती हैं, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। तो जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है या बनने वाली स्थलाकृति होती है उसको तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। मीनिंग ये हुआ कि इस प्रकार का कोई बालू का स्तूप जिसमें आपको 3 भुजाएं दिखाई देती हैं वो स्टार टाइप सैंड ड्यून्स के रूप में डिफाइन किया जाएगा। तो इसके डेफिनेशन है, स्टार टाइप सैंड ड्यून मोस्टली लोकेटेड इन सैंडी डेजर्ट, मुख्यतः तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं रेतीले मरुस्थल में स्थित हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स, जो कि अनियमित हवाएं
यानी कभी इस साइड से विंड्स डायरेक्शन होती है, कभी इस साइड से और कभी इस साइड से, यानी हवाओं की जो डायरेक्शन है वो निश्चित नहीं होती, इरेगुलर विंड्स मानी जाती है, अनियमित हवाएं मानी जाती हैं। और फिर बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 और मोर देन 3 आर्म्स मानी जाती हैं। तो इसमें आप वो भी आगे लिख सकते हो कि इसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। तो आर्म्स ऑफ स्टार टाइप सैंड ड्यून 3 और मोर, यानी 3 या 3 से अधिक उसकी भुजा मानी जाती हैं। उसी को अपन किस रूप में डिफाइन करेंगे? स्टार ड्यून्स के रूप में। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है मोस्टली इन जैसलमेर एंड सूरतगढ़ पार्ट ऑफ श्री गंगानगर। स्टार टाइप सैंड ड्यून जैसे कि इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक तो ये वाली भुजा है, दूसरी ये वाली भुजा है, इसमें एक ये भुजा है। तो इसको अपने आप में अपन 3 भुजाएं होने के कारण अपने आप में किस रूप में डिफाइन करेंगे? स्टार सैंड ड्यून्स में ये वाला जो सैंड ड्यून है इसमें एक भुजा इसकी ये है, सेकेंड आर्म इसका ये है और थर्ड आर्म्स इसकी ये है, तीसरी भुजा उसकी ये मानी जाती है। तो ये भी अपने आप में किसके रूप में डिफाइन होता है? स्टार टाइप सैंड ड्यून। तो जरूरी नहीं है कि उसमें भुजाएं इस तरीके से बहुत सारी भुजाएं हों, मीनिंग है मिनिमम 3 कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक सैंड ड्यून का मीनिंग ये होता है, आमतौर पे आप जब बरखान को देखते हैं तो उस बरखान का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होता है इस प्रकार का सैंड ड्यून। तो इसकी डेफिनेशन में पहला शब्द तो जनरली अपन यही कहते हैं कि बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स विच आर अपोजिट ऑफ बरखान शेप कॉल्ड एज पैराबोलिक सैंड ड्यून। बरखान के आकार के विपरीत बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं उन्हें पैराबोलिक के रूप में जाना जाता है या पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। आमतौर पे आपको ये देखने में इनका जो कर्व है ये ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता, जैसे बरखान में थोड़ा अधिक मुड़ा हुआ होता है। इसमें मुड़ाव ये सामान्य होता है इस तरीके का, जो देखने में अपने को हेयरपिन जैसे दिखाई देते हैं, तो इनको हेयरपिन के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। तो हेयरपिन शेप सैंड ड्यून इज नोन एज पैराबोलिक। महिलाओं के बालों के क्लिफ जैसे बालू का स्तूपों को हेयरपिन मीनिंग महिलाओं के बालों के क्लिफ, तो महिलाओं के बालों के क्लिफ जैसे जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अपन पैराबोलिक के रूप में डिफाइन करते हैं। तो जो जनरली महिलाएं इस तरीके की जो क्लिफ लगाती हैं सर में, जो टिक टेक वाली जो होती हैं, तो उनको अपन डिफाइन करेंगे अपन पैराबोलिक के रूप में। और ये पैराबोलिक राजस्थान के ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं, सभी मरुस्थलीय जिलों में ये उपस्थित होते हैं। इस कारण इनकी जो क्वांटिटी या जो संख्या है वो राजस्थान में मैक्सिमम मानी जाती है। तो इसी के बारे में एक लाइन और पूछी जाती है कि दिस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स इज द मैक्सिमम इन राजस्थान स्टेट, कि इस प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो राजस्थान राज्य में अधिकतम या सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये है आपका पैराबोलिक, ये इसको परवलयिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिर्फ सैंड ड्यून्स, अर्थात सिर्फ प्रकार के बालू का स्तूप, जिनका निर्माण सामान्यतः जो बरखान का फॉर्मेशन होता है, अर्थात बरखान का जब निर्माण होता है उस दौरान 2 प्रकार के चेंज या 2 प्रकार के परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं कि एक तो विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और पवन की जैसे ही दिशा परिवर्तित होती है तो इस सैंड ड्यून का एक पोर्शन है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी वन आर्म आगे की ओर एक्सटेंड करती है, एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है, और एक भुजा का विकास इसमें या उसका डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पाता। तो जैसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे सिर्फ सैंड ड्यून के रूप में डिफाइन करते हैं। तो सिर्फ का जो डेफिनेशन होगा उसमें एक तो रहेगा विंड डायरेक्शन में चेंज होना, और दूसरा होगा वन आर्म या एक भुजा का आगे की ओर विस्तार होना। तो इसके डेफिनेशन देखें, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात विंड डायरेक्शन में जब चेंज होता है,
तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है तो निर्मित संरचना को अपन शिफ्ट कहते हैं, मीनिंग व्हेन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बरखान, देन बरखान वन आर्म्स गेट एक्सटेंड, देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज शिफ्ट। तो जब बरखान के निर्माण के दौरान उसका जो विंड डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, अर्थात इसमें ये वाला जो पार्ट है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड, ये वाला एक तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है वन आर्म गेट एक्सटेंड, कि उसकी एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी। तो उसी स्ट्रक्चर को बाद में लास्ट में हम किस रूप में डिफाइन करेंगे, शिफ्ट सैंड ड्यून के रूप में। अब सैंड ड्यून में जो इंपॉर्टेंट सैंड ड्यून है उसके लास्ट में चल रहे हैं अपन। एक आता है सरब कापीस, अर्थात जो झाड़ी के पास बनने वाले जो बालू का स्तूप है उनके लिए ऐसा बोला जाता है, यानी जो छिरमुट वनस्पति या छोटी जो झाड़ियां या वनस्पति होती हैं वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मिट्टी को रोक के रखती हैं। तो इन झाड़ियों के पास जो सैंड ड्यून आपको देखने को मिलते हैं, इन छोटे बालू का स्तूपों को जनरली नाम क्या दिया जाता है, सरब का पीस, अर्थात झाड़ी वाले बालू का टीले। द स्मॉल सैंड ड्यून फॉर्म्ड नियर बुशेज एंड स्मॉल वेजिटेशन इज कॉल्ड एज ए सरब का पीस। झाड़ी व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले जो छोटे बालू का स्तूप होते हैं, यानी जो स्मॉल सैंड ड्यून्स के रूप में होते हैं, उनको कहा जाता है सरब का पीस। अब इसी में एक आता है नेबखा, जो इनके बैक साइड में बनते हैं या पीछे की ओर बनते हैं झाड़ियों के, उनके लिए यह शब्द लिखा जाता है। या झाड़ियों के सराउंडेड पार्ट में या इनके चारों ओर के भाग में बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनके लिए अपन नेबखा शब्द है इसको भी यूज करते हैं। तो नेबखा का मीनिंग होगा इट इज ए सैंड ड्यून्स विच फॉर्म्ड अराउंड या सराउंडेड वेजिटेशन और बैक साइड ऑफ बुशेज, यानी जो वनस्पति के चारों ओर या झाड़ियों के पीछे की ओर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको जनरली अपन किस रूप में डिफाइन करते हैं, नेबखा के रूप में। तो नेबखा और सरब वाला जो पार्ट है वो एक जैसा ही माना जाता है, तो इसको अपन ने अलग से नंबरिंग नहीं किया। सरब का पीस है, इसी में आप नोट या विशेष बिंदु लिख के और उसके रूप में इसको लिख सकते हैं। तो अभी तक अपन ने जो पार्ट पढ़ा है, डेजर्ट वाला जो पोर्शन अपन ने कवर किया है, वो सिर्फ एक पार्ट अपन ने कवर किया है, एरिड डेजर्ट। एरिड डेजर्ट में सबसे पहले तो अपन ने देखा कि उसमें सैंड ड्यून नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। उसका रीजन हमने देखा, या उसका जो मेन कॉज है वो जो रॉकी डेजर्ट या हमादा है वो वाला पार्ट। जब दूसरा पार्ट देखा अपन ने तो वहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी सैंड ड्यून पार्ट है, वहां मिलते हैं अपने को। उसका कारण हमने देखा कि वहां जो विंड्स होती हैं वो सोइल का डिपोजिशन करती हैं, तो उसके बाद में जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर या जो निर्मित संरचना होती है वो बालू का स्तूप के रूप में डिफाइन होती है। मिट्टी का जमाव किस किस रूप में होता है, किस किस स्ट्रक्चर में होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। तो आपके आरएस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून और टाइप ऑफ सैंड ड्यून के ऊपर 50 वर्ड में या 50 शब्दों तक कि बालू का स्तूप क्या है और बालू का स्तूप के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। अब इसके बाद में डेजर्ट का जो दूसरा पार्ट है, सेमी एरिड डेजर्ट या बांगर्ड रीजन, जिसमें वर्षा की मात्रा एरिड डेजर्ट से बिल्कुल डबल होती है, उसे हम कवर करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस वाले पार्ट में। इस वाले क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।